जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य जी क्लासेज में। इस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं संधि का, और अब तक हम लोग 6 संधियों का अध्ययन कर चुके हैं। दीर्घ का, गुण का, यण का, वृद्धि, अयाज और पूर्ण रूप संधि का। अब आइए जो स्वर संधियों में 7 संधियों को हमने बताया था चर्चा हम लोग करेंगे। तो 7वीं संधि आज जो है वो है पररूप संधि, और इसका सूत्र सामने लिखा हुआ है एंग पररूपम। आइए इसी की व्याख्या आज हम लोग करते हैं, कैसे संधि इसको समझते हैं। एंग जो है ये भी एंग प्रत्याहार से बना हुआ है। पिछले वाले में एंग पदांतादित पढ़ा था। एंग शब्द का एंग जो प्रत्याहार है उसका षष्ठी एकवचन का रूप था। यहाँ एंग लिखा हुआ है, ये एंग ही प्रत्याहार जो है उसका सप्तमी एकवचन का रूप है। ठीक है, एंग प्रत्याहार में कौन कौन स्वर आते हैं आपको अच्छे से पता है, इसको तैयार कर लीजिए। टेट वगैरह भी पूछा जा सकता है बड़े आराम से। एंग प्रत्याहार में केवल 2 स्वर आते हैं। जो तीसरा सूत्र है मास्टर सूत्रों में अयोण लिक ए ओंग, तो तीसरे सूत्र से ही ये 2 वर्ण प्राप्त हो जाते हैं। ए से लेकर के ग तक जाते हैं, वहीं पर ये प्रत्याहार आपको मिल जाता है। ये तीसरे नंबर सूत्र यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। ये इत संज्ञक जो वर्ण होता है वो गिना नहीं जाता है, तो ए और ओ 2 स्वर आपको प्राप्त होते हैं। अब इसका नियम समझिए। ये नियम ये कहता है कि ये अकारांत उपसर्ग के बाद, अकारांत उपसर्ग के बाद, अभी अकारांत उपसर्ग क्या है? प्र, परा आदि कुल 22 उपसर्ग हैं संस्कृत में, एकदम संख्या निर्धारित है। तो इसमें किसी प्रकार का किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए संख्या को लेकर के। न 21, न 23, न 20, न 24, कुछ भी नहीं, 22 संख्या है। उन 22 में जिसे प्र है, उप है, ऐसे कुछ उपसर्ग हैं जो अकारांत हैं। अकारांत का आप अर्थ जानते हैं। संस्कृत में जो भी स्वर या व्यंजन बोलना हो उसके उच्चारण के लिए साथ में कार जोड़ दीजिए। जैसे अ है, आ बोलना है तो इसे कार जोड़ के बोलेंगे, अकार कहेंगे। ई बोलना है तो इकार कहेंगे। का बोलना है तो ककार कहेंगे। खा बोलना है तो खकार कहेंगे। चा बोलना है चकार कहेंगे। उच्चारण के लिए हम कार शब्द का साथ में उच्चारण करते हैं। चा बोलना है चकार कहेंगे, ता बोलना है तकार कहेंगे, टा बोलना है टकार कहेंगे, ठा बोलना है ठकार कहेंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो आकार ये हो गया आकार, और अंत माने इसी में अंत जोड़ दीजिए तो ये शब्द बनता है अकारांत। अकारांत का मतलब क्या हो गया? अकार है अंत में जिसके, माने जब अकारांत कहा गया तो अकार का मतलब पहला अक्षर अ है, ह्रस्व आ। इसका मतलब ऐसा शब्द जिसके अंत में ह्रस्व आ हो। अगर तकारांत कहा गया तो तकारांत का मतलब हुआ कि जिसके अंत में ता हो, जैसे जगत, सरित, है ना। नकारांत कहा गया तो जैसे एक शब्द है नामन, ये नामे हलचिन्ह है तो नकारांत हो गया। आई बात समझ में? तो व्यंजन से अंत हो रहे हैं तो हम अक्सर व्यंजनों के साथ कारांत जोड़ करके बोलते हैं। टकारांत, ककारांत, ठकारांत, चकारांत, पकारांत, ऐसे है ना बोलते हैं, और स्वरों के साथ भी इसी प्रकार से बोला जाता है। तो आइए फिर समझ लेते हैं कि अब समझ गए होंगे अकारांत उपसर्ग का मतलब क्या है। अकारांत उपसर्ग का सीधा सा मतलब ये हुआ ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अ हो, ह्रस्व आ। प्रा में देखिए, प्रा में कितने व्यंजन हैं? तो प है, बड़ा बड़ा लिखते हैं, पा है, रा है और आ है। इनसे मिल करके प्रा बना, तो अंत में हमें आपको क्या प्राप्त होता है? अ, ह्रस्व आ। या फिर एक उपसर्ग है उप। उप में भी देखिए तो ऊ है, पा है और आ है, इतने से मिल करके उप बना हुआ है। ठीक है, तो अंत में हमें क्या मिला? वो मिला अ। यहाँ अंत में क्या मिला? अ। तो आइए इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरा नियम समझने का प्रयास करते हैं।
क्या है, नियम क्या कह रहा है, ये बहुत सरल सा है और इसके दो ही उदाहरण सर्वाधिक प्रचलित हैं। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं, लेकिन दो सबसे प्रचलित है, तो दो ही आप तैयार कर लोगे, उन्हीं में कल्याण हो जाएगा। हमेशा के लिए दो उदाहरण इसमें पर्याप्त होते हैं, मतलब हमारे आपके स्तर पर। तो अब नियम क्या बन रहा है, कहे अकारांत उपसर्ग के पश्चात यदि क्या आवे, एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार, अब एंग प्रत्याहार आप जानते हैं कौन कौन स्वर, ए और ओ। एंग प्रत्याहार से आरंभ होने वाला, से आरंभ होने वाला कोई धातु पद हो। ये महत्वपूर्ण दो बातें हैं, ध्यान रखिएगा। धातु पद हो तो उपसर्ग का जो आ है, उपसर्ग का उपसर्ग के आ को पर रूप हो जाता है। यहां दो बातें ध्यान देने योग्य हैं, उनको देखिए फिर से। हो जाता है वो क्या है, पहली तो ये कहा कि जैसे अकारांत शब्द, आप ध्यान करिए कि हम लोग जो वृद्ध शब्द पढ़े थे तो वहां पर भी अकारांत आता था, है ना। जिसे न धन एवं पढ़ा गया, न धन एवं पढ़ा गया, तो यहाँ पर भी देखिए न के अंत में आया और इधर एवं का ए आया। इधर एंग प्रत्याहार का स्वर है और इधर न के अंत में ह्रस्व आ है, तो वृद्ध शब्द में भी ये पढ़ा गया है। ये वृद्ध शब्द से अलग कैसे है, तो वृद्ध संधि से ये इस रूप में अलग है कि पहली चीज देखो आ गया कि अकारांत शब्द तो हो, लेकिन वो हो क्या, उपसर्ग हो। यहां पर जो ना आया है ये उपसर्ग नहीं है। तव धन ऐश्वर्य महावृद्ध संधि में पढ़ा गया था, तव के अंत में भी जो है क्या आया है, तव धन ऐश्वर्यम जब पढ़ा गया था तो तव के अंत में वा में छोटा आ है, ह्रस्व आ है और इधर आया है। हालांकि आय तो इसमें है ही नहीं, लेकिन आप मान चलिए कि तव धन एव आप कर लीजिए, तव धन एव ये कर लीजिए, तो वा के बाद ए आया है, नियम तो पूरा लागू हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि यहाँ पर कहा गया है कि ये जो अकारांत शब्द है ये उपसर्ग होना चाहिए। जैसे प्र है, प्र एक उपसर्ग है और इसके अंत में छोटा आ है, ये चीज इसको वृद्ध संधि से अलग कर देता है। दूसरी चीज वृद्ध संधि से को क्या अलग करता है, वो है कि एंग प्रत्याहार माने ए ओ से शुरू होने वाला कोई धातु पद हो। ध्यान रखिएगा, जैसे एव कहा गया ये धातु पद नहीं, एव एक अव्यय है। ऐसे ऐश्वर्य कहा गया या एक कहा गया तो एक एक संख्यावाची शब्द है, वो धातु पद नहीं है। और यहाँ नियम क्या है कि पहले तो उपसर्ग से ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंत में ह्रस्व आ हो, और दूसरी चीज जो दूसरा शब्द हो जो ए और ओ से शुरू होता हो और वो धातु पद हो। धातु बने जिसे भवति भवता भवन्ति, ये धातु पद है ना। पठति पठता पठति ये धातु पद है। अंतर क्या है, पठति पठता पठन्ति पा से शुरू हुआ, भवति भवता भवन्ति भा से शुरू हुआ, चलत चलता चलन्ति चा से शुरू हुआ, है ना। खालिद खाता खालिद खा से शुरू हुआ। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ए अथवा ओ से शुरू हो, जो दूसरा शब्द हो वो ए अथवा ओ से शुरू होने वाला धातु पद हो। जैसे पठति पठता पठन्ति पा से शुरू हुआ, ऐसे एजते एजेते एजन्ते, ऐसे ओषति ओषता ओषन्त, ऐसे करके ए से शुरू हो तो प्रधन एजते, प्रधन एजते, ऐसे करके जो रूप ये नियम बन रहा है। यहाँ पे आप देखें कि ये उपसर्ग है प्र, यहाँ अंत में छोटा आ आया है और बाद में ए से शुरू होने वाला धातु पद भी आया है ना। ये आत्मनेपदी का रूप है तो आप जानते हैं रूप चल जाएगा। अब यहाँ आप देखिए प्रा में हलचल लगाइए, ह्रस्व आ निकाल लीजिए, आगे एजते लिखा हुआ है, ये एक धातु पद है और ये एक ऐसा उपसर्ग है जिसके अंत में ह्रस्व आ आया है। अब ये नियम यहाँ पे लागू होगा, यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा, यहाँ लागू नहीं होगा। अगर यह नियम लागू होता तो यहाँ पर वृद्ध संधि बननी चाहिए थी, ये बनता प्रयजते,
क्यों बनता प्रयजते? क्योंकि वहां हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा था कि आ के बाद ए आए तो आ और ए मिलकर के अय हो जाता, तो बनना ये चाहिए था, लेकिन ऐसा यहां पे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? उसके दो कारण हैं। कौन से दो कारण है? एक तो यहाँ पे है कि अकारांत उपसर्ग पे ये नियम लागू नहीं होगा, और दूसरी चीज ये है कि आगे जो शब्द शुरू होगा वो ए अथवा ओ से शुरू होने वाला धातु पद हो, धातु रूप हो, तब ये नियम लागू होगा। तो इस नियम से क्या होगा? इस नियम से ये होगा कि ये जो उपसर्ग का आ है, ये इसी ए में पर रूप माने बाद वाला रूप हो जाना, ये आ इसी में जाके मिल जाएगा, और फिर ये प्रा आधा हो गया और आगे आपका एजते है। ये आधा कैसे बचा? जब ये आ किसी मिल गया तो ये आधा हो गया, ये बचा। अब इसको वापस मिलाइए तो एक ही मात्रा लगाओगे प्रा में तो शब्द बनेगा प्रेजते। इस प्रकार से एक शब्द शुद्ध होता है प्रधन एजते। इसका अर्थ मैंने कहीं पढ़ा था, कांपता है, ये अर्थ होता है। अब और भी हो सकता कोई अर्थ हो, लेकिन हमने जो पढ़ा है वो कांपता है, ऐसा अर्थ पढ़ा है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि यद्यपि यहाँ वृद्धि जैसा नियम मिल रहा है कि अ के बाद ए और ओ आवे तो आ और ए मिलकर के अ होता है, आ और ओ मिलकर के अ होता है, तो यहाँ पर ये नियम लागू हो रहा था। लेकिन बाधा कैसे पहुंची? बाधा ऐसे पहुंची कि आ जो है, ये जो वृद्धि से पढ़ा जाता है वो बाकायदे एक कोई दूसरा शब्द होता है, जिसे ना है, यहाँ अव्यय है, यहाँ तौ है, एक जो है आपका सर्वनाम का रूप है, षष्ठी के एक वचन का, है ना। तो ये है, और यहाँ पे नियम ये है कि अकारांत तो हो लेकिन साथ साथ वो उपसर्ग हो। अकारांत उपसर्ग के बाद अगर ए ओ से शुरू होने वाला कोई धातु पद हो अगले में भी, जैसे यहाँ एवं, इस प्रकार एक अव्यय था एओ, एव माने ही, ये एक अव्यय है, तो यहाँ अव्यय है, और यहाँ क्या है? एजते, ये क्या है? धातु रूप है। तो दो दो शर्तें जब लागू होंगी तब ये बनेगा। और दो ही उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण इसके मिलते हैं। एक आपके सामने लिखा हुआ है प्रधन एजते बराबर प्रेजते, और एक उदाहरण और है उपधन ओषति, उपधन ओषति। ये भी एक धातु पद है और ये एक उपसर्ग है जो अकारांत है, इसमें पा के अंत में छोटा अ आया है। आप अगर करना चाहो तो पा में हलचल लगाया, आ निकल आया, आगे ओषति, ये हुआ, ठीक है। अब अ की मात्रा ओ में चली जाएगी, क्यों? क्योंकि ये धातु पद है और ये जो आ है ये उपसर्ग के अंत का आ है। कोई उपसर्ग है उपनाम का, उस उपसर्ग का अंतिम अ है, ह्रस्व आ है। ऐसी दशा में ये नियम लागू होगा और ये आ इसी में जाके मिल जाएगा, तो ये स्थिति बन जाएगी उप ओषत, क्योंकि ये आ इसी में जाके मिल गया। अब इस ओ की मात्रा पा इधर लगाइए तो शब्द बनेगा उपोषति, उपोषति, ये अर्थ होता है। इसका अर्थ जलाना भी होता है, और बौद्ध धर्म में जो है इसका अर्थ जो है उपवास करना भी कहीं पर आया था, मैंने पढ़ा था। अब ये चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि उपधन औषध बराबर उपोषध। परीक्षा में अगर ये शब्द आया तो आपसे पूछते हो यहाँ पर ओ की मात्रा लगी है, यहाँ पर ए की मात्रा लगी है, तो मैंने शुरू में बताया था गुणसंधि की ए और ओ की मात्रा लगी हो तो गुणसंधि होती है, लेकिन हर चीज़ के अपवाद होते हैं, कोई नियम नहीं था, वो एक तरीका बताया था। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना कि ये दो शब्द अलग से ही आपको तैयार कर लेने हैं। प्रधन एस्ते बराबर प्रेजते, यहाँ पर ए की मात्रा आपको मिल रही है, यहाँ ओ की मात्रा मिल रही है, तो गुण नहीं है। और अगर उपधन औषध या प्रधन एस्ते दे करके आपसे संधि पूछ लें कि संधि रूप क्या होगा, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर वृद्धि का नियम नहीं लागू होगा, यहाँ पर वृद्धि का नियम लागू नहीं होगा। उसके दो कारण हैं कि वृद्धि सामान्य शब्दों में लगा करती है, अन्य शब्दों में लगती है। यहाँ पर यह है कि ये उपसर्ग है, इधर उपसर्ग है, और कैसा उपसर्ग है? अकारांत उपसर्ग है, छोटा आ अंत में आया हुआ है, तो अकारांत उपसर्ग यहाँ है, अकारांत उपसर्ग इधर है। एक कारण से नहीं होगी वृद्धि, और दूसरा ये कि आगे जो है ए और ओ से शुरू होने वाला धातु पद है, वहाँ जो हम आप पढ़ते थे वहाँ धातु पद नहीं थे, अव्यय थे, या और कोई शब्द रहे हैं, ये ऐश्वर्य शब्द था, एक शब्द था, संख्यावाची शब्द था, और भी तमाम तरीके के शब्द आए थे, लेकिन वहाँ पर कोई धातु पद नहीं आया है।
जहाँ दो ये नियम लागू होंगे वहाँ वृद्धि का ये अपवाद बन जाएगा, वृद्धि यहाँ पर नहीं होगी, वहाँ पर पररूप संधि होगी। तो सामान्य रूप में समझिए, अकारांत उपसर्ग के पश्चात एक प्रत्याहार से शुरू होने वाला कोई धातु पद हो तो उपसर्ग के आ को पररूप हो जाता है। उपसर्ग में जो आ था ये पररूप हो गया, पररूप माने बाद वाले में मिल गया। अगर ओ है तो ओ में मिल जाएगा और ए है तो ए में मिल जाएगा। अच्छा, मिलते ही क्या होगा कि वृद्धि का नियम खत्म हो जाएगा। फिर इधर जो उपसर्ग का जो अंतिम वर्ण होगा वो हल चिन्ह हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। तो अगला जो ए है तो ए की मात्रा और ओ है तो ओ की मात्रा आके इधर वाले उपसर्ग वाले अंतिम व्यंजन में मिल जाएगी, तो ए और ओ बनेगा। ऐसे ही एक अभिज्ञान में शब्द एक जगह पे आता है अवेहि करके है, अवेहि तनयाम करके है, तो वहां पर भी पररूप संधि लागू होती है। अब देखिए ये उपसर्ग है, वा के अंत में छोटा आ आया है, इधर ए है, ए ही ये जो है धातु पद है, तो इसका आ जाके ए में मिलेगा तो अवे ही बनेगा। अवे ही तनयाम करके शब्द अभिज्ञान में आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर आता है। तो ये भी आपका एक बन सकता है अवधन ए बराबर अवे। लेकिन मुख्य रूप से आप मैं फिर बताऊं, ये दो शब्द जो है आपके यूपी बोर्ड की सभी पुस्तकों में दिए हुए हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक में भी जब टीजीटी में हम लोग तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी ये दो उदाहरण मुख्य रूप से मिलते हैं। इन्हीं दोनों उदाहरणों को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपकी पररूप संधि समाप्त हो जाती है। तो आशा है आपको सभी स्वर संधियाँ समझ में आ गई होंगी, सातों संधियाँ पढ़ाई गई हैं। अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि की ओर बढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।